प्रिय विद्यार्थियों, अपन कम्युनिटी स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं और आपके सेकेंड यूनिट में सामुदायिक जैविक समुदाय की संरचना का अपन ने इससे पहले वीडियो में स्टडी किया है और अब अपन नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी डायनेमिक्स का स्टडी करेंगे। अर्थात प्रकृति में कोई भी जैविक समुदाय है वो स्थिर अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसमें ऑर्डरली चेंजेस पाए जाते हैं और ये चेंजेस टाइमली होते हैं और इस प्रकार से जो एस्टाब्लिश्ड जो कम्युनिटी है उसका सक्सेस और रिप्लेसमेंट पाया जाता है। तो एक बायोटिक कम्युनिटी का अनदर बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा जो ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता है उसको अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। तो इसका अपन पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके बाद उसमें देखिए सक्सेशन में कुछ अपन हिस्ट्री का स्टडी करेंगे। इसके बाद में सक्सेशन जो होता है उसका कारण क्या बनता है, किस कारण सक्सेशन होते हैं, देन सक्सेशन के प्रकार कौन कौन से हैं और इसके बाद में एक जनरल जो आपका प्रोसेस होता है सक्सेशन का, सामान्य जनरल प्रोसेस, ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है, जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन को चित्र सहित स्पष्ट करो। और इसके बाद में फिर अपन दो उदाहरण लेंगे जिसमें एक हाइड्रोजर का जलानुक्रमण कहते हैं और दूसरा जीरोजर का जिसे शैलानुक्रमण कहते हैं। जीरोजर के अंदर आपके मरुक्रमण या मरु अनुक्रमण, जिसके अंदर फिर पुनः जो जीरोजर है वो सबस्ट्रेटम के आधार पर लिथोजर हो सकता है, सेमोजर हो सकता है या फिर आपके हेलोजर हो सकता है। अगर डेजर्ट में रॉक एरिया है, ऑन रॉक है तो उसको लिथोजर कहते हैं और सैंड के ऊपर है तो उससे सेमोजर, और सलाइन एरिया है तो उसके अंदर उसको हेलोजर के नाम से जानते हैं। और एक्वाटिक कंडीशन है जहाँ पे पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम है या फिर बॉग है, दलदल है, तो ये आपका कहलाता है हाइड्रोजन। और एक जहाँ पे प्लेंटी मॉइस्चर पाया जाता है, ना मतलब ज़्यादा अबंडेंस ऑफ वाटर एंड जीरो कंडीशन, तो वो मिजार कंडीशन कहलाती है। तो ये एग्जाम्पल और चित्र सहित ये प्रश्न एग्जाम पे आता है। तो जनरली एक तो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को परिभाषित कीजिए, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को परिभाषित कीजिए और उसके बाद में या तो पूछा जाएगा कि जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन क्या है या फिर हाइड्रोजर या जीरोजर में से एक को चित्र सहित स्पष्ट करना होता है, वो पूछा जाता है। तो अपन इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सक्सेशन का अपन स्टडी करते हैं। और सक्सेशन जो है जिसे हिंदी में अनुक्रमण कहते हैं, सक्सेशन यानी अनुक्रमण, और ये इकोलॉजी के अंदर है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये कम्युनिटी डायनेमिक्स के अंतर्गत है। सक्सेशन का सबसे पहले जो शब्द के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो हल्ट ने 1885 में किया था। हल्ट ने, ये स्वीडन के इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद में जो इकोलॉजिकल जो स्टडीज की गई सिस्टमेटिकली वो की गई काउल्स और क्लीमेंट्स के द्वारा। इकोलॉजिकल सक्सेशन का स्टडी की गई काउल्स और क्लीमेंट्स के द्वारा। काउल्स 1899 एंड 1900 एंड क्लीमेंट्स 1907 एंड 1916, इनके द्वारा डिटेल में इस इकोलॉजिकल सक्सेशन का स्टडी किया गया। अब अपन जब जनरली इसकी परिभाषा देखते हैं कि भाई एक बायोटिक, एक जैविक समुदाय का अन्य जैविक समुदाय के द्वारा ऑर्डरली रिप्लेसमेंट है वो सक्सेशन कहलाता है। और ये सक्सेशन किसी भी एक नेचुरल एरिया में होता है। तो इसकी परिभाषा अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि द नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक विधि है, प्रक्रिया है, और नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटीज ऑफ प्लांट। एक ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, जो एक पॉन्ड हो सकता है, एक चट्टानी भाग हो सकता है या डेजर्ट हो सकता है, तो उस एरिया में एक जो कम्युनिटी है, एक सेम कम्युनिटी जो है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, उनका अन्य कम्युनिटीज के द्वारा सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज या ग्रुप्स के द्वारा उसका रिप्लेसमेंट या उसका कॉलोनाइजेशन जो होता है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। और ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है और उसमें बहुत ही समय के साथ संपन्न होता है और समय भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। आप नेचर में भी इकोलॉजिकल सक्सेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। अपन आगे सक्सेशन के कारण और उसको देखेंगे और उसका जनरल प्रोसेस क्या है, लेकिन जनरली
कहीं भी आप जैसे मान लो कहीं ज़्यादा बारिश हुई और कहीं किसी जगह पे वाटर का कलेक्शन ज़्यादा हो गया तो काफ़ी समय के बाद वहाँ पे आपको हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स के रूप में अलग अलग एनिमल्स स्पीसीज इकोसिस्टम आपको एस्टेब्लिश होता दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवे निकल रहा है, तो वहाँ पे भी जो नए प्लांट है वो माइग्रेट होते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, कॉलोनी डेवलप हो जाती है। इस प्रकार से ये सक्सेशन चला रहता है। और तो इसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं ओडम की। ओडम 1971 ने इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस को इस प्रकार से समझाया कि चूंकि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में किसी नेचुरल एरिया में एक बायोटिक कम्युनिटी का ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता है टाइमली, और वहाँ पे दूसरी बायोटिक कम्युनिटी रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है वो अल्टीमेटली उसका कल्मिनेशन है वो एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन के रूप में होता है। और जो बनने वाली क्लाइमेक्स वेजिटेशन है वो वहाँ की सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि वहाँ का क्लाइमेट है, उन क्लाइमेट के साथ में इक्विलिब्रियम स्थापित कर लेती है, जिसके कारण वो कम्युनिटी उस क्लाइमेट के साथ इंटरेक्शन भी करती है। न केवल उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले जीव, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, बल्कि उस एनवायरनमेंट के साथ भी उसमें इंटर रिलेशनशिप स्थापित करती है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की कंडीशन में ये कम्युनिटी क्लाइमेक्स स्टेज में लंबे समय तक पाई जाती है। तो अब यहाँ पे ओडम ने ये बताया कि इकोसिस्टम जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के द्वारा इकोसिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट होता है। जो अपन आगे इकोसिस्टम का स्टडी करेंगे तो वो ओडम ने इस चीज को इकोसिस्टम डेवलपमेंट के रूप में बताया। इसके बाद में यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता क्या है कि ये रिजल्ट किसका है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया, कोई नेचुरल एरिया है, उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजेज आएगा। अर्थात माना कि कहीं भी डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट में आग लगी, कहीं झूम कल्टीवेशन हो रहा है, कहीं एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, तो एक पर्टिकुलर जो एरिया था वहाँ की वनस्पति को हटा दिया है। अब धीरे धीरे जब वहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कंडीशन दिखाई देने लगेगी। अर्थात उस समय जो टेम्परेचर, जो मॉइस्चर कंडीशन या सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा थी वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद धीरे धीरे कई वर्षों के बाद में वहाँ पे पुनः फॉरेस्ट डेवलप हो जाएंगे या एक्वाटिक बॉडी डेवलप हो जाएगी, और इस प्रकार से वहाँ पे उसकी एडेपिक कंडीशन, वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो जाएगा और रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेज आता है। तो इस प्रकार से इकोलॉजिकल सक्सेशन के द्वारा फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है बाय द कम्युनिटी। तो ये उसका रिजल्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन है और इट टर्मिनेट इनटू एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम, और अंत में वो एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। तो ये हमने जनरल प्रोसेस के रूप में देखा है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के कारण क्या है। सबसे पहले कारण क्यों होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अनुक्रमण के कारण ये संभवतः 3 कारण हो सकते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का शुरू होने से। एक तो होता है इनिशियल कॉजेस। इनिशियल कॉजेस के अंदर माना कि कहीं भी ज्वालामुखी उद्गार हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, तो आसपास कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ सारा वो वनस्पति जल जाती है, वहाँ पे राख बन जाती है, और फिर उस पर जैसे रेनफॉल होता है तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, नया सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इनिशियल कॉजेज में जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस है, लैंडस्लाइड्स है और ब्लास्टिंग है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस नेचर में हो सकता है। इसके बाद में फिर दूसरा जो है वो इसेसिस है। इसके अंदर अन्य अलग अलग प्लांट के जो प्रोपेग्यूल्स है वो माइग्रेट करते रहते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, और इसके द्वारा नई स्पीसीज का इन्वेजन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो एक उसका कारण हो सकता है। और थर्ड कारण जो है स्टेबलाइजिंग कारण है, जो कि क्लाइमेट शिफ्ट द्वारा रिलेटेड होता है। यदि पर्टिकुलर जहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है उसका कारण है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, उसके आधार पे सक्सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो ये 3 कारण है वो सक्सेशन के माने गए। अब अपन बात करते हैं कि ट्रेंड्स इन सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत क्या ट्रेंड्स है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो वो चीजें इसमें देखिए 4 तरह से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगी। कहीं भी इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है, जैसा कि अपन जानते हैं, अपन आगे जनरल प्रोसेस में देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, जिसमें मैन मेड है, क्लाइमेट है, इनिशियल वर्क कोई भी है। तो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि बेर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, वनस्पति विहीन हो जाएगा,
और उसके बाद में कुछ न कुछ जो फर्स्ट जो वेजिटेशन है वहाँ डेवलप होती है पायोनियर वेजिटेशन के रूप में, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफाइड होता है और फिर दूसरी नई स्पीसीज वहाँ माइग्रेट करती है और उसका कॉलोनाइजेशन होता है, उसमें कंपटीशन होता है, कोएक्शन होता है। इस प्रकार से ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता जाता है और अंत के अंदर उसमें रिएक्शंस होते हैं जहाँ के कारण क्लाइमेट के साथ में उसका कोरिलेशन होता है और फिर उसमें एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे आपको 4 प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले चेंजेस इन द काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जब सक्सेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जब उसका कल्मिनेशन एक क्लाइमेक्स फॉर्म के रूप में होता है तो वहां पे आपको डिफरेंट काइंड के प्लांट और एनिमल स्पीसीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है। जैसे एक डेजर्ट मरुस्थल विकसित होता है तो मरुस्थल में भी अनेक प्रकार के प्रजाति के पादप जंतु पाए जाते हैं। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसको विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वहाँ पे अनेकों प्रकार के ट्री, श्रब स्पीसीज, क्लाइंबर्स, लाइनाज, एपीफाइट्स इस प्रकार से भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण है चेंजेस इन द काइंड्स एंड प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु जातियों के अंदर उसमें प्रकार जो है वो चेंज होते हैं। दूसरा इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की डाइवर्सिटी जो है विविधता है वो बढ़ जाती है, धीरे धीरे स्पीसीज रिचनेस की ओर बढ़ती है। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोमास, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज होता है और ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन अधिक होता है। अगर अपन एक्वाटिक बॉडी की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, इसके बाद सबमर्ज्ड स्टेज है, एम्फीबियंस स्टेज है और धीरे धीरे जैसे यूट्रोफिकेशन होता है, सिल्टेशन की प्रोसेस होती है और बायोमास इसमें बढ़ता जाता है। और एक्वाटिक जो फोना के अंदर भी फिशेज है, स्नैक्स, एम्फीबियंस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं या एनुअल यील्ड की बात करते हैं तो वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट के ट्रेंड्स है वो सक्सेशन के माने गए हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में ये पार्ट में प्रश्न आता है टाइप्स ऑफ सक्सेशन, इस पे आता है नॉर्मली प्रश्न कि सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अपन सक्सेशन के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए पहला है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण जिसे कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण वो अनुक्रमण होता है यदि किसी नेचुरल एरिया में जहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे एग्जिस्टिंग किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिटी, किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है और वहाँ पे सबसे पहले कोई स्पीसीज माइग्रेट करे और वहाँ एस्टैब्लिश हो और इनिशियल लेवल से अगर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो वो स्पीसीज कहलाएगी पायोनियर वेजिटेशन, यानी कि पायोनियर वेजिटेशन से स्टार्ट होने वाला सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। और जिसमें लिथोजर बेस्ट एग्जांपल है। लिथोजर के अंदर सबसे पहले किसी भी बेयर रॉक होती है उस पर सबसे पहले जो माइग्रेशन होता है वो आपके लाइकेंस का होता है, जो अपन लिथोजर में पढ़ेंगे। और लाइकेंस में भी कौन सी होगी? क्रिस्टोज लाइकेन। क्रिस्टोज लाइकेन के पश्चात जो लाइकेनिक एसिड का स्त्रावन होता है और उससे ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाती है और जो रॉक होता है उस रॉक का वेदरिंग होता है और नए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और उसके बाद में फिर फोलियोज लाइकेन का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद फिर मॉस स्टेज आती है जो ब्रायोफाइट है। मॉस के बाद में फिर दूसरे ग्रासेज और दूसरे हायर प्लांट है वो माइग्रेशन इसमें होता है। तो इस प्रकार का सक्सेशन जो है जो पायोनियर वेजिटेशन से स्टार्ट होता है, पायोनियर कम्युनिटी से, वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर ऑलरेडी बिल्टअप मटेरियल है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्टिंग लिविंग मटेरियल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मटेरियल है और यानी ऑलरेडी बिल्टअप मटेरियल है, प्रीवियसली बिल्टअप मटेरियल है, तो वहां पे भी सक्सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे होगा? मानो कोई जो किसी जगह पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो गया, बहुत सारा किसी ने मटेरियल डाल दिया जिसमें गोबर है, खाद, सड़ी गली वस्तु जो भी है, तो उस वस्तु पे आप देखोगे कुछ समय पे बाद में उसमें आपको माइक्रोबियल पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी जिसमें बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज है, फंजाई है, डिफरेंट टाइप के ये सब स्टार्ट हो जाती है और उनके द्वारा धीरे धीरे एनर्जी का उपयोग होता है और उसका हो जाता है। फिर अर्थवर्म है और धीरे धीरे उस पर फंजाई का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके ऊपर ग्रीन प्लांट और धीरे धीरे ये आपके हेटेरोट्रॉपिक से ऑटोट्रॉपिक की तरफ मूव होता है। तो ये कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन जो कि ऑर्गेनिक मैटर के स्टार्ट होता है। अब अपन बात करते हैं ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। यदि कहीं सक्सेशन में मान लो किसी प्लांट कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट स्वयं उसी प्लांट कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है, दूसरी प्लांट कम्युनिटी का माइग्रेशन नहीं हुआ और एक ही प्लांट कम्युनिटी स्पीसीज की
की संख्या बढ़ने के कारण अगर रिप्लेसमेंट होता है तो वो ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। परंतु ज़्यादातर केस में एलोजेनिक सक्सेशन होता है, जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी या दूसरी स्पीसीज के जो प्लांट हैं वो माइग्रेट करते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं, तो वो एलोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वो होता है जहाँ पे ऑलरेडी जो डोमिनेंट प्लांट है वो ग्रीन प्लांट है। यदि ऑलरेडी डोमिनेंट ग्रीन प्लांट से जहाँ पे एक एनर्जी का फ्लक्स मिल रहा है प्रॉपर और उसमें लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है और उसके बाद में उसमें बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सक्सेशन आपके कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, जो कि ग्रीन प्लांट या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी से स्टार्ट होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पे अर्ली डोमिनेंट जो स्पीसीज जो है जहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स है, ऑलरेडी हेटेरोट्रॉप्स है, जिसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, और वहाँ पे जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं होकर के एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ये जीव वहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है और फिर उसका कल्मिनेशन है वो ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है, तो वो कहलाएगा हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ये सारे सक्सेशन के प्रकार है। अब हम इम्पोर्टेंट आगे बात करते हैं कि सक्सेशन के ऊपर जो जोग्राफिकल एरिया है उस पर डिपेंड करेगा कि जोग्राफिकल एरिया कैसा है। तो यदि माना कि वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है, कोई भी एक्वाटिक बॉडी जहाँ पॉन्ड है, लेक है, रिवर स्ट्रीम है, बॉग है, दलदल है, और ऐसी जगह से कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं हाइड्रोजर। हाइड्रोजर या उसका नाम है हाइड्रिक आर्क, हाइड आर्क भी कहते हैं, जहाँ पे प्लेंटी ऑफ सफिशिएंट, प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है और वो कहलाता है निजार, और जहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशन है जीरोजर या जिराल। अब जीरोजर जो होता है इसके जीरोजर को पुनः, वैसे आपके सिलेबस में दो है, देखिए एक तो हाइड्रोजर, ये हो गया हाइड्रोजर, हाइड्रोजन यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर, सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम प्लेंटी ऑफ वाटर, पॉन्ड, लेक कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड मीजो, निजार, निजार में जहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है, पानी ना ज्यादा ना कम है, और थर्ड जो आपका है वो क्या है, जीरोजर है। जीरोजर जो है इसे अपन मरु अनुक्रमण कहते हैं, यानी कि जिराफ भी कहते हैं। अब जीरोजर है वो कहाँ हो रहा है, सबस्ट्रेटम पे डिपेंड करेगा कि जेरिक कंडीशन है लेकिन उसका सबस्ट्रेटम कैसा है। अगर ये ऑन रॉक है, ऑन रॉक है तो ये कहलाएगा लिथोजर, लिथोजर जिसे हिंदी में कहते हैं शिलानुक्रमण, शिलानुक्रमण। सेकंड है ऑन सैंड, मरुस्थल है और बालू रेत है वहां पे अनुक्रमण हो रहा है तो ये कहलाएगा सेमोजर, सेमोजर यानी कि बालू का अनुक्रमण, बालू का अनुक्रमण। और थर्ड है वो कौन, सैंडी, सॉरी एल्कलाइन, सलाइन एरिया, सलाइन सॉइल है, लवणीय भूमि है मान लो, और वहां पे जैसे मान लो लवणीय कोई झील है और उसका आसपास का एरिया है या कोई रिवर बेसिन हो सकता है, वहां पे जो सक्सेशन होगा तो वो कहलाएगा आपके हेलोजर, वो कहलाएगा हेलोजर, लवणानुक्रमण। ये तीन जो अनुक्रमण है वो वास्तव में है जीरोजरी है। तो आपके सिलेबस में आपको एक तो ये पढ़ना है हाइड्रोजर क्या है, उसको चित्र सहित पढ़ना है, और दूसरा जीरोजर क्या है, जीरोजर, जीरोजर में आपको कौन सा पढ़ना है, लिथोजर, लिथोजर क्या है, जीरोजर में लिथोजर, शिलानुक्रमण, ये अपन आगे स्टडी करेंगे। अब अपन नेक्स्ट आपसे लेते हैं सेकंड पार्ट जो है इसका, जिसके अंतर्गत अपन जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम द जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ पे अपन जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं। जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन क्या होता है, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसको अपन पहले हेडिंग में लिखते हैं। सबसे पहला कारण है न्यूडेशन। न्यूडेशन जो होता है इसे अपन, न्यूड का मतलब ओपन एरिया, जहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है उसको अपन न्यूडेशन कहते हैं। लेकिन ये न्यूडेशन होता कैसे है, मान लो कोई किसी जगह ऑलरेडी अगर कोई बायोटिक कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका न्यूडेशन कैसे होता है। तो न्यूडेशन के जो कॉजेज हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, और उसमें एक आपके नेचुरल कॉज हो सकते हैं, एक आपके बायोटिक हो सकते हैं,
न्यूट्रिशन के जो कॉज है वो आपके ये क्लाइमेटिक हो सकते हैं, क्लाइमेटिक, नेचुरल यानी कि टोपोग्राफिक कॉजेज हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी लैंडस्लाइड, ब्लास्टिंग आपके जो भी है वो हो सकते हैं टोपोग्राफिक। बायोटिक कॉजेज में मैन मेड है या एनिमल्स के द्वारा, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो कोई भी डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट को काट दिया, झूम कल्टीवेशन हो रहा है, ये सारे बायोटिक फैक्टर है मैन मेड। क्लाइमेट के कारण मान लो लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, वहाँ पे एक फॉरेस्ट है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, या हैवी रेनफॉल हो गया, बाढ़ आ गई, नेचुरल टोपोग्राफिक या कोई भी है, जिसके कारण कोई भी नेचुरल एरिया सबसे पहले क्या होगा, वनस्पति विहीन हो जाएगा, तो ये एरिया बेयर एरिया कहलाएगा, बेयर एरिया। तो न्यूट्रिशन इज फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड जो होता है वो इन्वेजन होता है। इन्वेजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी उस पर्टिकुलर डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेटम क्या है, क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट स्पीसीज सबसे पहले जो पायोनियर वेजिटेशन के रूप में है, जैसे लाइकेंस है, या अगर एक्वाटिक बॉडी है तो वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के जो प्लांट्स है या जो प्लांट है, प्लैंक्टन जो भी है, उनका वहाँ पे इन्वेजन होता है, वो अटैक करते हैं। इसके बाद में फिर उसका इन्वेजन के बाद में फिर माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन के अंतर्गत यहाँ पे सीड्स है, स्पोर्स है, अलग अलग प्लांट के जो प्रोपेग्यूल्स है वो माइग्रेट करते हैं। इन्वेजन के बाद उसका माइग्रेशन होता है और उनके बाद उनका जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग ग्रोथ होती है, इस प्रकार से। और उसके बाद में उस वहाँ का सबस्ट्रेटम क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्लांट प्रोपेग्यूल्स जो भी है, जो माइग्रेटेड प्लांट प्रोपेग्यूल है, उनका सीडलिंग जो डेवलपमेंट होता है, सीड जर्मिनेशन है, स्पोर का जर्मिनेशन है, सीडलिंग डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, इस प्रकार से हो रहा है। तो ये जो फोर्थ वाला जो है इसका नाम है इसेसिस। इसेसिस, इसेसिस का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट। ये एग्जाम में ये पार्ट में प्रश्न आता है, इसेसिस क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे जो माइग्रेटेड स्पीसीज है उनके प्रोपेग्यूल्स है, उनका जर्मिनेशन होता है और उस सबस्ट्रेटम के अकॉर्डिंग उनका सीडलिंग ग्रोथ है, एनवायरनमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इसेसिस के बाद में फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन जो होता है, जहाँ पे देखिए जो भी स्पीसीज है उस स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका कॉलोनी डेवलप हो जाएगा, कॉलोनाइजेशन होगा, कॉलोनी डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे जैसे कॉलोनी डेवलप हो गया, वो जो नेचुरल एरिया है उसके द्वारा पूरा ही ऑक्यूपाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद में वहाँ का एनवायरनमेंट या सॉइल फैक्टर भी चेंज होते हैं। तो ये एग्रीगेशन यानी कि कॉलोनाइजेशन होता है। लेकिन कॉलोनाइजेशन के पश्चात फिर वहाँ की जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो जाती है दूसरी स्पीसीज के लिए, तो दूसरी स्पीसीज वहाँ माइग्रेट करती है और उसके बाद में उसके अंदर कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन दो टाइप से होता है, एक स्पेस के रूप में होता है, यदि मान लो स्पेस कम पड़ गया तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर न्यूट्रिशन कम है तो ये फूड के रूप में होता है। तो कंपटीशन होता है वो फूड या स्पेस के कारण होता है, उसकी कमी के कारण होता है। लेकिन ये कंपटीशन सेम स्पीसीज में हो रहा है या डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, तो ये आपके कहलाएगा नेक्स्ट है वो कंपटीशन है। कंपटीशन है वो इंटर स्पेसिफिक हो सकता है या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है और स्पेस एंड फूड। तो कंपटीशन, इसके बाद में कोएक्शन, कंपटीशन के साथ ही है कोएक्शन। कंपटीशन के बाद में जिसमें कंपटीशन हो गया, इसमें टॉक्सिन्स स्रावित करेंगे एक दूसरे के, फूड और न्यूट्रिशन, जो स्पीसीज सर्वाइव करेगी वो एस्टैब्लिश रहेगी, बाकी डिसअपीयर हो जाएगी। और उसके बाद में जो सर्वाइव कर रही है उन स्पीसीज के बीच में इंटर रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस स्थापित होगा, कोएक्शन स्थापित होता है। इसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट नेक्स्ट बात आती है, वो आती है रिएक्शन की। यहाँ अपन रिएक्शन में बात करेंगे कि जो स्पीसीज वहाँ एस्टेब्लिश हुई हैं, वो एस्टेब्लिश्ड स्पीसीज हैं, उनका उस एनवायरनमेंट ग्रेडियंट के साथ में रिएक्शन होता है और वहाँ का क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के साथ ये इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं और धीरे धीरे ये स्पीसीज लंबे समय तक बनी रहती है, उनका दूसरी स्पीसीज के या कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और ये रिएक्शन ही है जिसके द्वारा उसमें सारी इंटर रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम स्थापित होना और वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड किया जाता है। और सबसे लास्ट में 8 नंबर पे जो अपन देखेंगे वो इसमें है क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स स्टेज। सबसे लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेज आएगी। यदि किसी जगह पे किसी नेचुरल एरिया में मान लो फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें हजारों वर्ष लगते हैं, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डेवलप होने में हजारों वर्ष लगते हैं।
या फिर आज जहां आप मरुस्थल देखते हो सैकड़ों वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले हो सके वहां पे आपके फॉरेस्ट एरिया होता होगा, या फिर जहां आज डेजर्ट है वो हजारों वर्षों के बाद में यहाँ पे फॉरेस्ट भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसमें काफी समय लगता है, लेकिन अंत में जब फाइनली रिप्लेसमेंट हो जाता है और एक जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो जब उस एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स के साथ में स्थापित हो जाती है, जिसका और किसी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं होता, तो वो लंबे समय तक उस क्लाइमेट के साथ इक्विलिब्रियम के रूप में वहाँ स्थापित हो जाती है और उनके साथ दूसरी स्पीसीज भी पाई जाती है। लेकिन वो जो डोमिनेंट स्पीसीज है जो वहाँ के चरमावस्था को प्राप्त किया जाता है, जहाँ उसका कल्मिनेशन हुआ है उस स्पीसीज के रूप में, वो डोमिनेंट स्पीसीज क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहलाती है, चरमावस्था की अवस्था कहलाती है। तो क्लाइमेक्स स्टेज है वो सबसे लास्ट है। अब देखिए, अगर अपन ने जहाँ न्यूडिशन स्टार्ट किया, सबसे पहले प्लांट कम्युनिटी आई, विकसित हुई, माइग्रेट हुई, उसको अपन ने पायोनियर वेजिटेशन का नाम दिया। वो पायोनियर वनस्पति है, चाहे वो क्रस्टोज लाइकेन हो या और किसी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के रूप में हो। और अगर अपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, एक वुडलैंड स्टेज या फॉरेस्ट स्टेज है, तो वो आपके डोमिनेंट स्पीसीज क्लाइमेक्स स्टेज के रूप में हुई। लेकिन बीच वाली जितनी भी कम्युनिटी है वो सेरल कम्युनिटी कहलाती है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाओ लास्ट में इसको समझाते हुए, और सबसे बीच में पायोनियर कम्युनिटी लिखोगे, ये पायोनियर कम्युनिटी है और ये बॉक्स बना दिया पायोनियर कम्युनिटी, और उसके सेंटर यहां से उसको अपन को घुमाना है, ये थोड़ा सा छोटा बना लो। पायोनियर कम्युनिटी ये बॉक्स है, इसको आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करोगे और ये अंत में आपको ये क्लाइमेक्स स्टेज यहाँ लिखोगे, ये है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये पायोनियर कम्युनिटी, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसका मूवमेंट इधर एरो करोगे और ये घूम करके इधर आएगा तो इसका एरो नीचे हो जाएगा, ये रिप्लेसमेंट होता है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे बॉक्स बना के आप क्या लिखोगे कि ये पायोनियर कम्युनिटी, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और बीच वाली जितनी भी कम्युनिटीज हैं ये कहलाएगी सेरल कम्युनिटी, ये सेरे स्टेज कहलाती है, सेरल कम्युनिटी कहलाती है। पायोनियर कम्युनिटी, बाकी सेरल कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इस प्रकार से ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस है वो पूरा होता है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक अपन एक्वाटिक बॉडी की बात करते हैं, इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लो ये पॉन्ड है, हाइड्रोजन के रूप में हो रहा है, पॉन्ड के रूप में, तो उसमें कौन सी पायोनियर वेजिटेशन है, फर्स्ट जैसा स्टेज है, इसमें आपको अलग अलग स्टेज बतानी होती है। जैसे पायोनियर स्टेज है तो उसके रूप में फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, ये पायोनियर हो गया। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में भी आपको प्लांट एनिमल स्पीसीज के नाम याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में फिर सेरल कम्युनिटी में जैसे सबमर्ज्ड स्टेज है, इसके बाद में फ्लोटिंग स्टेज है, इसके बाद में इमर्जेंट स्टेज है, इसके बाद में रिड स्वैम्प स्टेज है, फिर छठा वुडलैंड स्टेज है और सातवां जो है वो फॉरेस्ट स्टेज है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट स्टेज है वो क्या है, क्लाइमेक्स स्टेज है। फॉरेस्ट स्टेज इज क्लाइमेक्स स्टेज एंड फाइटोप्लैंक्टन स्टेज इज पायोनियर स्टेज, और बीच वाली ये जितनी भी है वो क्या है, सेरल स्टेज कहलाती है। और जो क्लाइमेक्स स्टेज है वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा और रेनफॉल पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे फॉरेस्ट किस प्रकार से विकसित होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आपको सारा बताया, जनरल ट्रेंड्स के बारे में बताया, और नेक्स्ट अपन हाइड्रोजन जीरोजन का चित्र बना के एग्जाम्पल के साथ अपन एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।